हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए सीटेट ईवीएस का पार्ट थर्ड लेके। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो सीटेट का जो पेपर वन है उसमें ईवीएस पूछा जाता है और उसी ईवीएस का ये जो पार्ट थर्ड है, मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिया है और ये उसका तीसरा पार्ट है। अगर आपने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके उन दोनों वीडियोज़ को आप देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पे, कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो किस खेल से है? वो है वेट लिफ्टिंग से, जिसको आप भारोत्तोलन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 29। कभी कभी इस तरह से भी पूछता है प्रश्न सीटेट में कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। अगर भारत के बाहर जीते हैं तो वो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय मेडल होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 29। अगला प्रश्न लेते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस उम्र में भार उठाना शुरू किया? जो वेट लिफ्टिंग है उन्होंने किस उम्र में से शुरू की? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ये वीडियो जो है आपका तीसरा पार्ट है सीटेट का ईवीएस पोर्शन, और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आप सीटेट पार्ट 1 का पेपर देने जा रहे हैं या यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं और वह लगभग कितने किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। और ये लगभग 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग जो है वो डिपेंड करता है कि कितने किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं और कितने किलोग्राम तक उन्होंने भार उठाया है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये वही सा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो प्योर एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं और आई थिंक कि आपको इसके अलावा ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो सीटेट ईवीएस का जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे थ्योरी ख़त्म होने के बाद उसमें जो है मैं आपका पेडागोजी का पोर्शन कराऊँगा। तो चलिए फिर से अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ की पहाड़ियों में पाई जाती है? तो उत्तराखंड। याद रखिएगा, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, ये भी सीटेट की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उससे लिया गया सीटेट के लिए आपका। अगला प्रश्न है कि जीनिया और गेंदे के फूल का उपयोग, जीनिया और गेंदे के फूल का उपयोग किस लिए होता है? तो आपका सही आंसर होगा कपड़ों की रंगाई के लिए। और बीच बीच में मैं आपसे एक चीज़ और भी कहता चलूँगा कि अगर आपको मेरे सीटेट या ये जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं इसके जो कंटेंट हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और जिनको आवश्यकता है उनको इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला इत्र बनाने के लिए मशहूर है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में कुल ज़िलों की जो संख्या है वो 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सा ज़िला जो है इत्र बनाने के लिए, कौन सा ज़िला इत्र बनाने के लिए मशहूर है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर है वो है कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला इत्र बनाने के लिए मशहूर है? तो उसका आंसर होगा कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जो है आपको पेंटिंग दिखाई गई है, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह की पेंटिंग हो सकता है कि अगर आपके क्वेश्चन में छप के आ जाए या दे दे कि ये जो पेंटिंग है कहाँ की, तो इसको मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। याद रखिएगा, ये पेंटिंग जो है यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है मधुबनी पेंटिंग, यहाँ पे मैंने एडिट करके भी मेंशन किया। देखिए इसमें बहुत सारे जो पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और इस पेंटिंग के बारे में मतलब जो है काफ़ी चर्चा होती है, उस पर भी आगे प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप देखते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे उसी मधुबनी चित्रकारी से संबंधित फिर से दूसरा अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकारी को कैसे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि चावल के पाउडर को, पहले चावल को पीसा जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है। चावल के पाउडर को रंगों के मिश्रण के साथ मिलाकर इसमें नील, हल्दी, फूलों और पौधों के रंग का भी प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है
मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकारी की जाती है। और मधुबनी चित्रकारी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकारी में क्या क्या चित्रित होता है। तो आप याद रखिए कि मधुबनी चित्रकारी में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, मछलियाँ एवं अन्य जानवर जो हैं उसमें चित्रित रहते हैं। जो अभी मैंने आपको पेंटिंग दिखाई थी ऊपर, उसी पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है उसमें बहुत जब ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग जानवरों के चित्र, मछलियों के चित्र जो होंगे, मनुष्यों के चित्र होंगे उसमें, मतलब इस तरह से उसकी बनावट होती है मधुबनी चित्रकारी की। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका बेलवनिका। बेलवनिका गांव भारत के किस राज्य में है। तो बेलवनिका जो गांव है वो भारत के कर्नाटक राज्य में है। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो सीटेट का जो आपका पेपर 1 है जिसमें ईवीएस पूछा जाता है पेपर 1 में, तो आई थिंक कि 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके इसी को पढ़ के जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं पे बेस्ड जो है मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेशन करके। तो कृपया जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपको आने वाले समय पर जो है वीडियोज़ मिल सकें। और हाँ, प्लीज़ जो है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। गिजुभाई बधेका, गिजुभाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे और वे क्या लिखते थे। तो ये गुजरात के रहने वाले थे और वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे, याद रखिएगा। बस इतना सा है, गिजुभाई बधेका जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, वो जो है गुजरात के रहने वाले थे। और वो क्या लिखते थे, तो वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है कि कौन सा पक्षी सड़कों के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे सेता है। वी आर टॉकिंग अबाउट लेइंग एग्स। ठीक है, रोड साइड में जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनके बीच में अंडे जो है वो कौन देता है, ये कौन सेता है। तो ये है इंडियन रॉबिन, जिसको आप चीरक के नाम से भी जानते हैं। इसको आप चीरक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इंडियन रॉबिन जो है वो सड़कों के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में अंडे सेता है, मतलब अंडे देने के बाद उनको सेता है, उससे बच्चे निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी कौवे के घोंसले में अपने अंडे सेता है, मतलब अंडे देने के बाद उसमें कौन सा पक्षी जो है उसको सेता है। तो मैं आपको बता दूं कि कौवे के घोंसले में जो है वो कोयल अंडा देती है और उसको अपने अंडे को सेती है, उससे बच्चे निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी अपने घोंसलों का प्रयोग केवल किस लिए करते हैं। तो आपका जो आंसर है कि पक्षी जो है अपने घोंसले का प्रयोग केवल अंडे सेने के लिए, ठीक है, अंडे सेते हैं उसमें, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है नल्लमदा किस राज्य में स्थित है। नल्लमदा एक जगह है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। नल्लमदा जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में स्थित है। आई होप कि आपको मेरे जो कंटेंट है वो अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि जो है आप सारे प्रश्नों को कर सकें और समझ सकें। ठीक है, और अगर हो सके तो आप इनसे नोट्स भी बना लें। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये टोटल एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, और ये वही क्वेश्चंस बार बार हम लोग जो सीटेट में पूछा जाता है वही क्वेश्चंस को उठा के क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पुस्तक से लिए गए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। होलगुंडी गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दूं जो होलगुंडी गांव है वो कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में होलगुंडी गांव, याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम अटपटा सा है लेकिन आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस सीटेट के जो ईवीएस का जो पोर्शन है उसमें आपको बार बार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा,
इनके नोट्स भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों से आपका 15 नंबर का जो थ्योरी है सीटेट का पेपर 1 में ईवीएस में वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक, दोनों को मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, रेगिस्तानी ओक को भी, और एक पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बिहू पर्व कब और कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बिहू है वो असम में मनाया जाता है, और जब चावल की नई फसल आती है, मतलब जब धान कटता है उनके यहाँ, क्योंकि धान से ही चावल होता है, तो जो है उसी के मतलब उपलक्ष्य में ये लोग जो है बिहू का पर्व मनाते हैं असम में। याद रखिएगा, और इसका एक ट्रिक है, लोग कहते हैं असम बिहू जो है उसको याद करने का एक ट्रिक है, असम की बहू, बिहू को बहू बोला जाता है इस तरह से, मतलब ट्रिक के माध्यम में। तो असम की बहू याद रखिएगा, जब बिहू का नाम है तो असम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि माघ बिहू जनवरी की किन तिथियों को मनाया जाता है। याद रखिए कि जो माघ बिहू है, माघ बिहू, यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, माघ बिहू जो है आपका, माघ बिहू जनवरी की किन तिथियों को मनाया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। माघ बिहू जनवरी की किन तिथियों को मनाया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें क्लियर आपकी हो जाएंगी, 2 से 3 चीज़ें। एक तो जो माघ बिहू है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी महीने में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, और उसकी किन तिथियों को मनाया जाता है, तो 14 एवं 15 जनवरी। अगर जनवरी में पूछा जाएगा माघ बिहू के बारे में, तो माघ बिहू जो है वो जनवरी की किन तिथियों को मनाया जाता है, वो 14 एवं 15, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरह से भी पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, माघ बिहू असमी कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि आपको पता है असम में मनाया जाता है बिहू, तो माघ बिहू जो है, और माघ क्यों लगा है इसके पीछे का कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, कि असमी कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। तो ये असमी कैलेंडर के अनुसार जो है 1 या 2 माघ को, और माघ असमी कैलेंडर के अनुसार 10वें माह में, मतलब जो माघ है उस कैलेंडर के अनुसार, असमी कैलेंडर के अनुसार 10वें माह में ये मनाया जाता है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, जो सीटेट ईवीएस का जो पार्ट 3 था वो उसका समापन हुआ।